तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, बाद में देखा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल और रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अभी ये जो 4th नंबर की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की, वो है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखो व्हेन फिनॉल treated with NaOH, that is sodium hydroxide solution, then it forms सोडियम फिनॉक्साइड, और इसे आप फिनॉक्साइड आयन भी बोल सकते हो। सिर्फ एक्चुअल में हमें फिनॉक्साइड आयन का ही काम है, इसमें हमें सॉल्ट फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। या फिर मेनली जो आपका पार्ट फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, वी नो दैट दिस फिनॉक्साइड आयन्स आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी फिनॉल easily releases that hydrogen to form this फिनॉक्साइड आयन when treated with metal। जब आप मेटल के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आप सोडियम के साथ भी ट्रीट करते हो तो भी ये साल्ट फॉर्म होता है, या फिर आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो भी ये सॉल्ट फॉर्म होगा। इसमें मेन पार्ट कौन सा है आपका, फिनॉक्साइड आयन। आपने यहाँ पे ये सोडियम कटायन नहीं दिखाया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं फिनॉल की, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है नॉर्मल फिनॉल से। इसकी वजह से इसे हमने पहले फॉर्म किया विथ बाय ट्रीटिंग दिस फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, ये यानी हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और ये जो H है वो H किसके साथ चला जाएगा, इस OH के साथ चला जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा साइड प्रोडक्ट H2O। ओके, और ये यानी हमने कहाँ पे जोड़ दिया, हाइड्रोजन की जगह पे जोड़ दिया। तो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होते हैं। और जब हम इस फिनॉक्साइड आयन को आगे CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन सेकंड स्टेप H+ आयन, तो ये दोनों स्टेप एक ही बार इसी स्टेप में हमने कंबाइन दी हुई है बुक में हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसे समझ लेंगे। पहले बुक जैसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसा आपके बुक में दिया हुआ है NCERT के, वैसे लिख रहा हूँ। बाद में मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताता हूँ। तो देखो ये O- और ये CO2, तो इस थर्ड स्टेप को कंबाइन दिया हुआ है हमको। यहाँ पे फॉर्म होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म होता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। व्हेन दिस फिनॉक्साइड आयन ट्रीटेड विद दिस CO2 गैस and in next step with acid H+ ion, then we get salicylic acid, that is 2-hydroxybenzoic acid। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, 2-hydroxybenzoic एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका बेंजीन के साथ, बेंजोइक एसिड। और ये OH क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या आएगा, 2-हाइड्रोक्सी। ये दो, एक नंबर पे आएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 नंबर पे OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या आएगा, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, या फिर इसका निकनेम है सैलिसिलिक एसिड, या फिर स्पेशल नेम बोल सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स मोर रिएक्टिव फिनॉक्साइड आयन, एंड व्हेन दिस फिनॉक्साइड आयन ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड in presence of acid, then we get सैलिसिलिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। तो अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम सेकंड स्टेप का। ये तो हमको पता है ये स्टेप, जब फिनॉल को हम मेटल के साथ या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है। व्हेन दिस फिनॉक्साइड आयन ट्रीटेड विथ CO2, देन व्हाट हैपन, देखते हैं अभी। ओके, तो देखो बच्चों, जो सेकंड स्टेप में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होते हैं, वो फिनॉक्साइड आयन में कौन सा इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे इंक्रीज होती है, और थोर प्यारा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, मुझे अभी कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक दिखाना है, इसकी वजह से मैंने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपने हिसाब से कर ली। तो ये देगा इलेक्ट्रॉन नीचे बेंजीन रिंग को, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे सर्कुलेट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन पे करो या फिर इस ऑक्सीजन पे करो। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, C+O। ओके, तो इस तरीके से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ये बेंजीन क्या करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी, और ये
कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होंगे। यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड O। ओके, आगे अभी हमको क्या करना है, ये जो नॉर्मल कीटोनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, उसको न्यूट्रल करना है, फिर से फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन ये निकाल देगा, ये हाइड्रोजन अंदर इस बॉन्ड पेयर को देगा, खुद H+ बन के बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जैसे थे वैसे। ओके, तो क्या फॉर्म होगा आगे, ये O- फिनॉक्साइड आयन फिर से आ गए, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, ये वाला ये O-। ओके, तो यहाँ पे अभी दो ऑक्साइड आयन है O-। तो जब आप आगे इसे H+ आयन के साथ ट्रीट करते हो तो क्या फॉर्म होता है, तो जो फर्स्ट हमने लिखा था इस स्टेप में कंबाइन लिखा था ना हमने, थर्ड स्टेप में क्या किया था, सॉरी सेकंड स्टेप में ऊपर CO2 लिखा था, नीचे H+ आयन लिखे थे, इसको नंबर दिया था 1, इसको नंबर दिया था 2, यानी टोटल 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होंगे, फिनॉक्साइड आयन CO2 पे अटैक करेंगे, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा आपका, जिसमें एक होगा कार्बोक्सिलेट आयन और एक होगा ऑक्साइड आयन। ओके, तो जब इस कंपाउंड को हम H+ आयन के साथ ट्रीट करते हैं, यानी ये हो गया आपकी थर्ड स्टेप, तो क्या होगा, ये दोनों जो ऑक्साइड आयन है कार्बोक्सिलेट ग्रुप में और ये नॉर्मल बेंजीन मॉलिक्यूल का अटैच है वो दोनों क्या कर लेंगे, इस H+ आयन को क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्या फॉर्म होगा, ये H+ पे अटैक करेगा, ये भी H+ पे अटैक करेगा, तो 2 H+ आयन ये ले लेंगे और क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, सैलिसिलिक एसिड, यानी ये O- हो जाएगा OH और ये COO- हो जाएगा COOH। तो यही तो प्रोडक्ट लिखा था ना हमने फुल रिएक्शन पहले जब लिखी थी तब, तो इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसका UPC नेम क्या बताया था, 2 हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, इस तरीके से हमने ये देखा फर्स्ट रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन। अभी लास्ट रिएक्शन देखनी है हमें फिनॉल की, वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। ओके, तो अभी हमको लास्ट रिएक्शन देखनी है फिनॉल की, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो दोनों साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये रिएक्शन बनाई है, इस रिएक्शन को डिस्कवर किया है। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो पहले हम बुक में जैसा दिया है वैसे लिख लेंगे, टेक्स्ट बुक जैसा। व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CHCl3। ओके, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन इन फर्स्ट स्टेप इट गिव्स फिनॉक्साइड आयन, और जो ऑर्थो पोजीशन होगी फिनॉल की उस पर सब्सटीट्यूट होता है आपका ये ग्रुप, दैट इज CHCl2 ग्रुप। ओके, ये कैसे आया क्या आया अभी आगे हम देखने वाले। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में इसे फिर से NaOH के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे मिलता है हमें फॉर्माइल ग्रुप, यहाँ पे मिलता है ऑर्थो पोजीशन पे, यानी इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया हमने, फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट हुआ देखने वाले अभी हम मैकेनिज्म भी। ओके, और इसे जब आगे लास्ट स्टेप H+ आयन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन से फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और यह फाइनल प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड, या फिर IUPAC नेम क्या दे सकते हैं बच्चों, 2-हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड। ओके, तो देखो बच्चों इस स्टेप में, इस रिएक्शन में जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट। इसको जब फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है विथ दिस ऑक्साइड आयन एट ऑर्थो पोजीशन। मतलब फिनॉक्साइड आयन में ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया, फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट किया। और जब हम इस इंटरमीडिएट को ट्रीट करते हैं H+ आयन के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या फॉर्म हो जाता है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड। ओके, यानी ये जो आपका ग्रुप है ये है बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नंबरिंग आएगा 1 2, तो ये बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड। ओके, तो देखिए बच्चों अभी इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, देखो तो देखो बच्चों, व्हेन फिनॉल
treated with NaOH, then we get phenoxide ion which are more reactive than normal phenol. ओके, तो फिनॉल से पहले स्टेप में क्या किया, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म कर लिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल फिनॉल से, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल फिनॉल से, इसकी वजह से इसका पहले फॉर्म कर दिया। बाद में जब ये CH-Cl3 के साथ ट्रीट हो गए तब क्या होगा वो सोचना है हमें। तो देखो बच्चों, ये जो CH-Cl3 होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पूरा मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान दीजिए। ये जो CH-Cl3 है ये रिएक्शन हीटिंग करके कैरी की जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये H+ आयन बन के बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड पे रहती है कार्बन के पास। तो कार्बन पे अगर बॉन्ड पे रहेगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और H+ आयन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ये क्या फॉर्म होगा, कार्बेनियन फॉर्म होगा, ट्राइक्लोरो कार्बेनियन फॉर्म होगा। वो उस पर 3 क्लोरीन है और कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो हमको पता है ये क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करेगा, ये पूरी बॉन्ड पर लेके भाग जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ओके, तो अगर ये बॉन्ड पर लेके जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। यानी हमको मिलता है यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं हम कार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ओके, तो ये कार्बिन जो होता है इस पे दोनों सब्सटीट्यूएंट कौन से, क्लोरीन है। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास यहाँ पे, 6 है। ये 4 इलेक्ट्रॉन टोटल और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि हमने क्या किया, एक क्लोरीन निकाल दिया यहाँ से और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो 2 वैलेंस इसकी खाली रहेगी, तो वो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास सेक्सटेट होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ओके, तो अभी ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, कार्बिन बोलते हैं इसको, कार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। उस कार्बिन पे क्या करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा। तो देखो बच्चों, ये अभी कार्बिन कैसे फॉर्म होता है वो बताया मैंने आपको, वो नोट डाउन कर लो 1 मिनट में, फिर आगे हम रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे ये फिनॉक्साइड आयन की। ओके, समझा आपको, थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो। पहले प्रोटॉन बाहर निकलता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, बाद में जो क्लोरीन है वो ये बॉन्ड पेयर लेके बाहर निकल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज उसके साथ चला जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी 2 वैलेंसी बचेगी यहाँ पे, और ये 2 क्लोरीन आइटम उसको अटैच है। ओके, तो ये न्यूट्रल स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल स्पेसिस, डिफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसकी वजह से इससे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो आगे हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो, ये जो कार्बिन फॉर्म हुआ डाइक्लोरोकार्बिन, अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेंगे, जो हमको मिले थे फर्स्ट स्टेप में, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ NaOH देन इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो ये फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हुए थे फर्स्ट स्टेप में प्राइमर टीमन रिएक्शन में। तो देखो, फिनॉक्साइड आयन ये क्या करेंगे, अभी ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे बेंजीन रिंग में, डीलोकलाइज करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ था उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो ये क्या करेगा, कार्बिन पे अटैक करेंगे। तो देखो बच्चों, ये फिनॉक्साइड आयन अटैक करेंगे कार्बिन पे, और क्या फॉर्म होगा, CCl2। ओके, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, फिर आगे क्या करना पड़ेगा हमें, देखो बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन पे और एक 4th ग्रुप होता है आपका हाइड्रोजन, ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये ग्रुप अटैच हो गया आपका CCl2। जब हम इस बेंजीन रिंग का ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर वो किसके पास जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, क्योंकि इसने अटैक किस पे किया, कार्बन पे, ये चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज होकर क्या पे आएंगे, कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अभी आगे इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर अंदर जाएगी, ये H+ आयन बाहर निकलेंगे, और ये H+ आयन कौन लेगा, फिर ये कार्बन लेगा। कार्बन अगर वो H+ आयन लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
CHCl2 और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए हाइड्रोजन की बॉन्ड पे, ये जाएंगे फिर से ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे क्या बन जाएगा O-, ये बॉन्ड पेयर दिखानी रहेगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे नॉर्मल आपका पाई इलेक्ट्रॉन आ गया फिर से। अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप फिर से थर्ड स्टेप में यानी जो नॉर्मल रिएक्शन लिखी थी उसमें लिखा था हमने NaOH के साथ फिर से ट्रीट करते हैं। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था फर्स्ट इंटरमीडिएट, उसको जब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो ये 2 Cl जो अटैच है वो 2 Cl की जगह पे क्या आएगा, 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। तो 2 OH ग्रुप में से H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब भी ये 2 ग्रुप ऐसे आते हैं कॉम्बिनेशन में OH ग्रुप, तो क्या होता है वहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या फॉर्म होगा, देखो बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप दिखा सकते हो अपने हिसाब से, O- C डबल बॉन्ड O। क्या होगा बच्चों, देखो ये बॉन्ड पर आ जाएगी अंदर और ये OH यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा OH-, H2 बाहर निकल जाएगा, आपका क्या मिलेगा, ये फॉर्म होगा फिर से एक नया इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट ही फॉर्म हो गया आसपास। अब ये नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में क्या करते हो आप, प्रोटॉन के साथ ट्रीट करोगे, ये O- H+ को लेगा और क्या फॉर्म करेगा, सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, फिनॉल से हम क्या फॉर्म करते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्म करते हैं बाय राइमर-डायमंड रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाई दिस फॉर्माइल ग्रुप अटैच एट ऑर्थो पोजिशन एंड नॉट एट पैरा पोजिशन, व्हाई। तो ये जो फॉर्माइल ग्रुप हमने इस रिएक्शन में ऑर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट किया, वैसे ही लास्ट जो रिएक्शन देखी उसमें क्या किया हमने, ऑर्थो पोजिशन पे ही कार्बोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया, पैरा पोजिशन पे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको तो पता है पहले हमने फिनॉक्साइड आयन फॉर्म किए थे, वो फिनॉक्साइड आयन कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं, +R, वो +R इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं। तो वो +R इफेक्ट ऑर्थो पे भी होता है और पैरा पे भी होता है। तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट जो हमने अटैच किए बाद में फॉर्माइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, वो ऑर्थो पोजिशन पे ही क्यों किए, पैरा पोजिशन पे क्यों नहीं किए। तो देखो बच्चों उसका सिंपल रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि जो आपकी ये जो डिस्टेंस है ऑर्थो और पैरा पोजिशन में वो मैटर करता है। क्योंकि देखो बच्चों नॉर्मल फिनॉल मॉलिक्यूल के बारे में हम नहीं बात करें, हम किसके बारे में बात करें, फिनॉक्साइड आयन के बारे में। क्योंकि फर्स्ट क्या फॉर्म किया था हमने दोनों रिएक्शन में, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म किए थे। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की रिएक्टिविटी फिनॉल से ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमने फर्स्ट क्या किया, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म किए। तो वो फिनॉक्साइड आयन में 2 इफेक्ट होते हैं बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट होता है +R और दूसरा होता है +I। +I कैसे बच्चों, देखो क्योंकि O पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, तो वो O- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, ना लेने की टेंडेंसी रखेगा। ओके, तो ये O- इलेक्ट्रॉन देता है, इसकी वजह से +I भी एग्जर्ट करता है और +R इफेक्ट भी एग्जर्ट करता है। तो हमको तो पता है कि +R इफेक्ट इज सेम ऑन ऑल पोजीशन। +R इफेक्ट क्या होगा, सभी पोजीशन पे सेम एक जैसा ही होगा, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, तो उसका कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो +I इफेक्ट होता है, दिस +I इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। +I इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसकी वजह से हम ये डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और नेक्स्ट दूसरा फैक्टर क्या है कि क्यों हमने ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की। तो देखो फिनॉल का जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। ओके, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें जो OH ग्रुप का हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ क्या कर सकता है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो जो फॉर्माइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया राइमर-टिमन रिएक्शन में और कार्बोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया कोल्ब्स रिएक्शन में, वो कौन से पोजीशन पे करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे करते हैं, पैरा पोजीशन पे नहीं करते। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्या देखा इस लेक्चर में, कोल्ब्स रिएक्शन एंड राइमर-टिमन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। ओके, in next lecture we discuss about chemical properties of ethers.